यहां से पढ़ाना था ना। कैपेसिटर का प्रयोग। कैपेसिटर का प्रयोग चला फ्लोरेसेंट ट्यूब में किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, ट्यूबलाइट देख रहे हो न, पहले वाला। अभी वाला नहीं, अभी तो एलईडी है। पहले वाला जो फ्लोरेसेंट ट्यूब, पहले जो ट्यूबलाइट हुआ करता था, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते थे। सिंगल फेज मोटर में इसका उपयोग करते हैं। मोटर में देखते हो इतना बड़का लगल रहता है, नहीं देखे हो? घर वगैरह के मोटर में देखिएगा इतना बड़ा लगल रहता है, गोल टाइप का। तो वहां भी इसका उपयोग करते हैं। छत या टेबल फैन में, टेबल पंखा में इस टाइप का देखे हैं कैपेसिटर लगा हुआ होता है। यहां पर यही ना है। क्या है पीछे? किसका? ये स्टार्टर का काम है चला वोल्टेज को कंट्रोल वे में भेजना। कैपेसिटर या कंडेंसर इसे भी वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। सप्लाई लाइन के पैरेलल में लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए एसी सप्लाई के लाइन में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि कैपेसिटर कैसे पावर फैक्टर को सुधारता है। पहले तो पावर फैक्टर क्या है, कैपेसिटर कैसे पावर फैक्टर को सुधारता है, इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। फैक्ट्रियों में संपूर्ण विद्युत भार का पावर गुणांक, यही है पावर फैक्टर, सुधारने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दोनों पॉइंट अभी आपको नहीं बुझाएगा। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में हम बोले थे आपको पहले भी कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज कंट्रोल करता है और इंडक्टर जो है वो करंट कंट्रोल करता है। पढ़ाए हैं पीछे? नहीं तो एक बार देख लीजिए। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर वोल्टेज नियंत्रक है। और इंडक्टर जो है ये धारा नियंत्रक। लिख लीजिए कहीं पर। कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है और इंडक्टर धारा को कंट्रोल करता है। पीछे हम लिखाए भी थे। इंडक्टर क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। कैपेसिटर वोल्टेज के अप डाउन को कम बंद करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यानी विभव को, वोल्टेज को बढ़ने घटने नहीं देता, उसके मान में परिवर्तन नहीं होने देता, उसको कांस्टेंट रखता है। शुद्ध संधारित्र का औसत ऊर्जा खपत कितना होता है? शून्य होता है। अभी भी चला, हम उसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। अब है धारा घनत्व। धारा घनत्व चला अलग अलग प्रकार का होता है। धारा घनत्व जो होता है वो होता है चला J इज इक्वल टू आई बट ए। यानी धारा घनत्व किसी चालक तार में अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा। मतलब इस क्षेत्रफल से जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। यह कौन राशि है? सदिश। धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि। कहीं पर लिख लीजिए। धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा अदिश राशि है
जबकि धारा घनत्व कौन राशि है? सदिश राशि है। हो गया। इसे जे से सूचित करते हैं और जे बराबर होता है आई बट्टा ए। तो आई का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। आज क्षेत्रफल है तो अगर यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये डैश है, चला माइनस नहीं है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा के प्रकार हैं। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी और दूसरा डीसी। नाम तो सुने ही होंगे। एक एसी और दूसरा क्या होता है? डीसी। अब चला एसी और डीसी की अगर हम बात करें, एसी का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, और डीसी का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक ना? ये एसी का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? डीसी का। एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है और डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। देखिए, इसका एक बार पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव। एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ क्या हो जाता है? बदलता है, जबकि डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। अब चला क्या है, एसी का जो आवृत्ति कहिएगा, आवृत्ति होता है एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कोई भी पिंड कितना बार अप डाउन करेगा वही उसकी आवृत्ति है। तो ई तो अप डाउन कर रहा है तो ये इसकी आवृत्ति है, और ये चला अप डाउन नहीं कर रहा है तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? एक सेकंड में कितना बार अप डाउन किया वही आवृत्ति है। तो ये तो अप डाउन कर रहा है तो इसकी आवृत्ति होगी, इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ज। कितना हर्ज? भारतीय घरों में एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ज और डीसी की आवृत्ति होती है 0। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। डीसी की कोई आवृत्ति नहीं होती क्योंकि ये अप डाउन नहीं करता, ये सीधे चलता है। कैसे चलता है? अब इसका अगर औसत मान आप निकालिएगा, इसका अगर औसत मान निकालिएगा तो इधर हो जाएगा +5, इधर हो जाएगा -5। तो औसत निकालिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस में आप प्लस -5 आप बट्टा 2 को लिए हैं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसका औसत मान निकालिएगा तो यहां भी +5 है और यहां भी +5 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 5 + 5 बट्टा 2 = 5। इसका औसत मान होता है 0 और इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। इसका औसत मान कितना होता है? 0 +5 -5 0। इसका औसत मान निकालिएगा तो ये ऊपर में ये भी 5 ये भी 5, तो 5 + 5 बटा 2 = कितना? 5। इसका औसत मान कितना है? इसके मूल मान के बराबर। इसका औसत मान कितना है? 0। इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज। एक सेकंड में ही 50 बार अप डाउन करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। इसमें चला ±3% की छूट है भारत में, यानी मिनिमम कितना हो सकता है? 43 नहीं, 48.5। 50 का 3.5 होता है, 100 का ना 3% 3 होता है, 50 का 3% कितना? 1.5। तो मिनिमम 48.5 और मैक्सिमम 51.5, ठीक है ना? उतना तक जा सकता है। और डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। अच्छा बताए, बैटरी के करंट को यहां से हम चाहेंगे दानापुर भेजना जाएगा? या बैटरी में क्या होता है? डीसी। बैटरी में क्या होता है? डीसी को आप दूर तक नहीं भेज सकते, जबकि एसी को यहां से उड़ीसा भी भेज सकते हैं। अब चला, लेकिन बैटरी में क्या स्टोर होता है? डीसी। एसी स्टोर होगा? एसी को स्टोर करना संभव नहीं। बैटरी में जब भी स्टोर होगा डीसी। डीसी का उपयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप कहिएगा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इसी चैप्टर में अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ाना। जैसे ये लोहा का है और इस पर कॉपर का परत चढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। ये लोहा है और इस पे कॉपर का परत चढ़ा देंगे, कॉपर का परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। सस्ती धातु पर महंगी धातु का परत चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब चला बैटरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब डीसी में होता है। एसी की अगर बात करोगे तो एसी घर में हम लोग एसी यूज करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एसी। डीसी दोगे तो जल जाएगा, ट्रांसफार्मर डीसी दोगे तो जल जाएगा। उसके बाद चला अगर आपको डीसी टू एसी में बदलना है, उसके लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, घर में करते हैं ना। घर में लाइट कट जाता है तो बैटरी से डीसी ले लेता है इन्वर्टर, और पंखा को एसी दे देता है। घर में लाइट कटता है तो क्या होता है, बैटरी से डीसी लेता है इन्वर्टर, आप पंखा को एसी दे देता है। इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी। एसी टू डीसी, इसके लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। इसके लिए किसका यूज किया जाता है, डीसी टू एसी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। डीसी टू एसी इन्वर्टर, एसी टू डीसी रेक्टिफायर। अभी जो हम लोग चार्जर लगाते हैं, चार्जर का काम क्या है, प्लग से एसी लेना, बैटरी को डीसी देना। तो चार्जर में एसी टू डीसी बदलता है कौन, रेक्टिफायर। और डीसी टू एसी घर में क्या लगाते हैं, इन्वर्टर नहीं बोलना, इन्वर्टर बोलना है। क्या बोलना है, इन्वर्टर बोलना है। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। क्लियर है। एसी को डीसी में कौन बदलता है, कौन, रेक्टिफायर। एसी की आवृत्ति कितनी है, कितने की छूट है, एसी का औसत मान कितना होता है, डीसी की आवृत्ति 0, और डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर। डीसी को दूर तक भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एसी को दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। एसी में बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की घटना होती है, जबकि डीसी में बैटरी चार्जिंग, डीसी में बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जबकि एसी जो है हम लोग घर में यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में एसी होता है। डीसी दोगे तो जल जाएगा, डीसी दोगे तो क्या होगा, आज दूर तक भेजने के लिए कौन, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर। क्या, हाँ, सब देश में अलग अलग होता है। कुछ में सेम भी होता है, लेकिन बहुत सारे देश में, अमेरिका में अलग है, जापान में अलग है, सब देश में अलग। वहां का कहीं का ज्यादा, अक्सर का ज्यादा ही है। रीजन ये है कि उसका इफिशियंसी उसके टरबाइन का ज्यादा है, हमारा कम है। वो जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग नहीं करते हैं। उसके यहाँ जो पानी का ढलान होगा वो ज्यादा होगा, हमारे यहाँ कम है। बोलिए। कहते हैं विद्युत धारा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दिष्ट धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का दिशा और मान क्या रहे, नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाता है। मतलब सीधा रहे कि टेढ़ा रहे। ये धारा सेल मतलब एगो रहेगा चला तो सेल, और एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा बैटरी। ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहां कहां, ये 2 गो पूछेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग। आर्क वेल्डिंग में भी तो एसी डीसी दोनों यूज करते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन के लिए भी डीसी, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं, 2 गो पूछेगा। कौन कौन,
बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर बात करेंगे आगे। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है चला, एक धातु पतला हो जाता है और इसका परत इस पर चढ़ जाता है। ये धातु देखो अभी, देखो वो मोटा हो गया ना, ये पतला, अभी दोनों समान है। अब इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, जमा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मोटा। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। बस इस पर चर्चा आगे करेंगे। वेल्डिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वेल्डिंग में एसी डीसी दोनों यूज करते हैं। अब है प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका दिशा जो है हर समय क्या होते रहता है, बदलते रहता है। ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त किया जाता है। अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर, अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अल्टर धारा प्रवाहित करता है, सीधा नहीं करता है। एसी जनरेट करता है मतलब अल्टर न करता है। एसी को इसे भी अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, और एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है। बोलो न रे। तो एक चैप्टर आपको पढ़ना है अल्टरनेटर। आगे जाइएगा तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है, क्या नाम है उसका, अल्टरनेट। उसका काम क्या होगा, एसी जनरेट करना। क्या जनरेट करना, तो कहता है ये धारा अल्टरनेटर, एसी धारा जो है अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर से प्राप्त किया। बैटरी से कभी मिलेगा ये, एसी कभी बैटरी से मिलेगा। अब इसका एसी का उपयोग घरेलू उपयोग है, पंखा वगैरह में हम लोग एसी यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल फील्ड में प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण, जितने भी अधिक दक्षता वाले यंत्र हैं, सब में हम लोग क्या लगाते हैं, एसी। छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें क्या लगाते हैं, डीसी। अब एसी डीसी में अंतर है। कहते हैं एसी के साथ विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, एसी के साथ विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते, जबकि डीसी की सहायता से विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग किया जा सकता है। नहीं कर सकते। बैटरी चार्ज किसके साथ कर सकते हैं, एसी के साथ कर सकते हैं। एसी के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बैटरी को चार्ज करना है तो एसी को डीसी में बदल के बैटरी में देना होगा, तब वो स्टोर करेगा। फिर कहता है एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ। इस आवृत्ति इसकी होती है 50 हर्ट्ज, तथा इसमें परिवर्तन की छूट ±3%। और डीसी की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान कितना होगा, +5 -5 जोड़ दोगे 0। और एक पूरे डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर होगा। दोनों होगा। भाई क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहां रासायनिक प्रभाव है, नीचे भी है, वहां ये नहीं दिख रहा है, विद्युत लेपन करे, दिखा विद्युत लेपन, पेज नंबर 19 में सबसे नीचे। अच्छा थर्ड एडिशन है, पेज नंबर 50 में सबसे नीचे राइट साइड में करे। देखो ये दोनों पॉइंट हम अलग से बताएंगे, 6 और 7। इसको देखो 8 नंबर, एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते। एसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं, लेकिन डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। रोड पर जो अभी देखे हो तो एसी के साथ न लगल है, और डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर, दिष्टकारी या रिजुकारी का प्रयोग करते हैं, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है, आमीटर का काम है धारा नापना, अब वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज नापना।
आमीटर दो प्रभाव पर काम करता है, आगे आप पढ़िएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, एक होता है रेड हॉट वायर, रेड हॉट वायर। ये दो प्रकार का होता है। रेड हॉट वायर जो होता है ये एसी को भी नापता है, डीसी को भी नापता है। एसी का आरएमएस मान नापता है और डीसी का वास्तविक मान नापता है। आप कहिएगा ये आरएमएस मान वास्तविक मान क्या होता है? एसी का आरएमएस मान यह बताता है कि वह कितने मान वाले डीसी के बराबर है। ये भी हम उसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम में। वास्तविक मान तो वास्तविक मान होता है, एसी का आरएमएस मान ये बताता है कि वह कितने मान वाले डीसी के बराबर है। और रेड हॉट वायर आमीटर जो होगा ये एसी डीसी दोनों को नापेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित होगा ये एसी को नापने पर 0 रीडिंग देगा और डीसी को नाप लेगा। ठीक है। अब कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर एसी को नहीं माप सकता, क्योंकि इसमें एसी का मान कितना देगा? 0। अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर डीसी को माप सकता है, जो इसका कौन मान देगा? वास्तविक मान। एसी को मापने के लिए रेड हॉट वायर आमीटर का प्रयोग होता है, जो इसका क्या देता है? आरएमएस मान। और रेड हॉट वायर आमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है, जो इसका कौन मान देता है? वास्तविक। हमने आपको क्या कहा? आमीटर या वोल्टमीटर जो है ये दो प्रभाव पर काम करता है, एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, एक रेड हॉट वायर होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित होता है वो एसी को नहीं नाप सकता। एसी अगर सटाओगे ना, आमीटर से अगर एसी सटाओगे 0 रीडिंग देगा, और डीसी सटाओगे तो वो उसका वास्तविक मान देगा। रेड हॉट वायर आमीटर एसी डीसी दोनों को नापता है, एसी के आरएमएस मान को और डीसी के वास्तविक मान। एसी के बहुत सारे प्रकार का होता है, आरएमएस मान होता है, औसत मान होता है, महत्तम मान होता है। तो ये 3 प्रकार का मान होता है, तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल आप समझिए कि यह इसका आरएमएस मान को नापता है। वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसमें छूट कितने की है? ±3%। एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, इसमें ±3% की छूट है। आज के क्लास से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते। रोड पर एसी है ना, है हो, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जबकि डीसी के साथ नहीं करते। डीसी दे देंगे ट्रांसफार्मर में तो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर। एसी को दूर तक भेजना संभव है, जबकि डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है। एसी में लॉस हो जाता है और डीसी में लॉस नहीं होता। क्लियर है? किसमें लॉस होता है? एसी में लॉस नहीं होता है, डीसी में लॉस हो जाता है। एसी में लॉस नहीं होता है, डीसी में लॉस हो जाता है। बोलो महाराष्ट्र। हाँ रहता है। ट्रेन में डीसी नहीं रहता है, ट्रेन में एसी रहता है। उसमें जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो डीसी बल्ब होता है, या उसमें वैसा कुछ भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि चला लाइन कट गया, मान लो लाइन कट गया, अब बल्ब तुम एसी सप्लाई से चलाओगे, डीसी से नहीं चलाओगे, तो बल्ब तो तेरा लाइन कट लो कि बल्ब गिर लो, दिखाइए नहीं देगा 140 के स्पीड में। तो वहां बल्ब जो लगाते हैं वो डीसी बल्ब होता है, इसलिए वहां से खोल के जब यहां लाते हैं तो चलवे नहीं करता है, फट से उड़ जाता है। खोल के लेवे किया होगा, क्योंकि वो डीसी बल्ब होता है, उसको आप यहाँ नहीं चला सकते। हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई है वो एसी है। ठीक है। अब देखिए, तो हमने आपको कहा कि वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होगा तो क्या नापेगा? डीसी। एसी अगर देंगे तो उसका रीडिंग कितना दिखाएगा? 0। और रेड हॉट वायर एमीटर एसी डीसी दोनों नापे। बैटरी किससे चार्ज करेंगे? डीसी से। घर में किसका यूज करेंगे? लंबी दूरी तक किसको गए? क्लियर हुआ? एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ। आप बैटरी में क्या? डीसी ना, अधिक दूरी तक। सब कुछ एसी का बढ़िया होता है, डीसी का खराब होता है। एक वो चीज डीसी का बढ़िया है कि ओकरा चला स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
स्टोर कर सकते हैं। यही एक और गुण है जगरा कारण हम लोग डीसी का यूज करते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो मोबाइल फोन में। अगर अभी डीसी यूज नहीं करते, स्टोर नहीं कर पाते, तभी पता चला जेल जेल लोग सब जा रहा है, सबके मोबाइल में एक एक तार लटक ले जाता है। नहीं, अब मामला हो जाता गड़बड़। ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है। विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे आप कहीं पर करंट देते हैं तो गर्म हो जाता है, कहीं करंट देते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कहीं पर करंट दीजिएगा तो गर्म हो जाएगा, कहीं करंट दीजिएगा ना तो केमिकल इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे प्रिंटिंग मशीन, कौन मशीन? प्रिंटिंग मशीन को आप ले लीजिए, ओकरा में करंट देते हैं तो केमिकल इफेक्ट होता है आपके कॉपी के पन्ने पर, होता है ना। उसको हम लोग रासायनिक प्रभाव कहते हैं। केमिकल मतलब रसायन, रसायन करंट देने के बाद केमिकल इफेक्ट होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, उसको हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। करंट देने पर गर्म हो जाता है, उसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कभी अगर आप पोल वगैरह पर गए होंगे, 33,000 के पोल वगैरह पे, तो आप एक चीज देखे होंगे चला जी, कि यहां पर लिखल रहता है डेंजर। दूगो हाथ के चिन्ह रहता है, एगो खोपड़ी रहता है, कि इससे ऊपर अगर गए तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। तो चला क्यों? क्योंकि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और आपके रक्त में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में है आयरन, और आयरन चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखता है। तो अगर कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब जैसे इतना बड़ा चुंबक ले लेंगे, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, थोड़े हमारा खींच लेगा। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत ज्यादा करंट का प्रवाह होगा, अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो आयरन है आपके शरीर में, उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण खींच लेगा। खींच लेगा तो विद्युतीय क्षेत्र तो है ही है, चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र खींचेगा, विद्युतीय क्षेत्र में सटा देंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो विद्युत धारा देने से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा देने से केमिकल इफेक्ट हुआ, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जैसे करंट देते हैं, अब प्रिंटिंग मशीन केमिकल छिड़काव करके जीरोक्स निकाल देता है, प्रिंट निकाल देता है, तो वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। और विद्युत धारा देते हैं और गर्म हो जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव है? करंट देंगे, केमिकल इफेक्ट होगा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। करंट देंगे, ऊष्मा जनरेट होगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। करंट देंगे और अगर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो विद्युत धारा का यही तीन प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। कौन कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है। कैसे चला, तुम लोग कुछ बोल देता है। कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। किसने किया था? जूल कहता था कि अगर 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 जूल के प्रभाव को पढ़ने से पहले आप दो पदार्थ को जान लीजिए। एक है टंगस्टन, मान लीजिए ये अगर टंगस्टन का तार है, किसका तार है? टंगस्टन का तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो ये कहता है कि हमसे अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे ना, तो हम अधिक प्रकाश देंगे और कम गर्मी देंगे। हम प्रकाश उत्पन्न करेंगे और कम गर्मी देंगे। तो कहा बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा से बल्ब बना लेते हैं, थोड़ा में करंट का प्रवाह कर देते हैं, तुम रोशनी दे देना, थोड़ा बहुत गर्मी भी दे देना। नाइक्रोम का तार कहता है उल्टा। नाइक्रोम का तार कहता है कि हम अधिक गर्मी देंगे, कम प्रकाश देंगे। तो इसको कहते हैं भैया, इसको हीटर में यूज कर लेते हैं। हीटर में अधिक गर्मी देगा, कम प्रकाश देगा। एकरा यूज कहां कर लेते हैं? हीटर में। एकरा यूज कहां करते हैं? बल्ब में, क्योंकि ये अधिक प्रकाश। अब चांदी का तार है, ये कहता ना हम गर्मी देंगे ना प्रकाश देंगे, हम ठंडा रहेंगे। तो कहे ठीक है, तुमको ऐसा जगह यूज करते हैं जहां गर्माने का जरूरत नहीं हो, खाली करंट का प्रवाह करना।
ये कहता हम विरोध नहीं करेंगे, अगर चांदी का तार है, कॉपर का तार है, ये कहता हम बहुत कम विरोध करेंगे, तनी तनी गरमाएंगे, न प्रकाश से देगा न उसमें देगा, तो इसको यूज करते हैं विद्युत धारा को एक जगह दूसरे जगह ले जाने। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों तार का गुण है, मेनली अभी जितना भी चीज चल रहा है वो टंगस्टन और नाइक्रोम का ही देन है। लेकिन अभी सबका जगह दूसर कोई ले लिया, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड ले लिया, टंगस्टन का जगह, नाइक्रोम का जगह तो नाइक्रोमे ले है, ओकर जगह अभी कोई नहीं लिया। अभी भी हीटर में नाइक्रोम लगता है, इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम लगता है। इंडक्शन फिर अलग मामला है ना। अरे दुष्चुट्टा, वो अलग प्रोसेस है, दोहरा कैसे देता है रे। एक बार हम बोले वो अलग मामला है, और छोड़ दो तुम, ठीक ना। हमने देखे हैं, जे तू देखा है, अरे तू की देखा है हम बता देते हैं। तू वो देखा है वो रॉड वाला जगह घुसा के गर्म करता है, वही नहीं देखा है। मारे चोट्टा, वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। इंडक्शन चूल्हा आता है, ठीक ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। हम अगर तुमको पढ़ा रहे हैं कि अधिक प्रकाश देता है, तो एलईडी में थोड़े लगल है, ये हर जगह प्रकाश देने वाले में ये थोड़े लगल है। ये चला एलईडी में तो डायोड लगल है, वो डायोड ऐसा है कि स्पार्क करता है तो तुमको रोशनी मिलता है, वो अलग मामला है। यहां क्या हुआ कि टंगस्टन और नाइक्रोम ये दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च है। प्रतिरोध गलनांक उच्च है, इसका भी चला प्रतिरोध और गलनांक उच्च है। प्रतिरोध गलनांक क्या है, उच्च है। तो चला तुम लिख लो, टंगस्टन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिखना, टंगस्टन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। तो वह अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइक्रोम से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, नाइक्रोम से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है। अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है। लिख लिए। तो चला, जे अधिक ऊष्मा देगा ओकरा हीटर में यूज करेंगे, आयरन में यूज करेंगे। आज जे अधिक प्रकाश देगा ओकरा बल्ब में यूज करेंगे, ट्यूबलाइट में यूज करेंगे। एक बार इसको लिख लो, टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, यानी धारा का विरोध भी ज्यादा करेगा, जल्दी गलबो नहीं करेगा। अब फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। आज की कार्रवाई यहीं तक।